Hi friends, I am Richa and I welcome you once again to Parcham Classes. हम वर्ल्ड मैप सीरीज़ में अभी हमने कॉन्टिनेंट स्टार्ट किया था और उसमें हमने शुरू किया था एशिया कॉन्टिनेंट से, ठीक है। पॉलिटिकल मैप हमने पूरा कंप्लीट कर लिया जिसमें सारी कंट्रीज़ की प्लेसिंग हमने एशिया की देख ली। देन हमने फिजिकल मैप ऑफ एशिया कर लिया जिसमें हमने सारे फिजिकल रीजन्स, माउंटेन, सीज एट्सेट्रा सब देख लिया, राइट। आज का जो वीडियो है ये एशिया के ऊपर अभी फिलहाल लास्ट वीडियो है जिसमें हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे टॉलेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, डीपेस्ट, ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं, उसके अलावा कुछ ग्रुप्स, कुछ एक स्पेशल कंट्रीज आपको पढ़नी है, उनसे रिलेटेड कोई फैक्ट पढ़ना है तो वो सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डील करेंगे। प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी हम इस वीडियो के अंदर डील करने वाले हैं। सो एग्जाम रिलेटेड काफ़ी पॉइंट्स आपको इसमें मिल जाएंगे, राइट। एंड जिन स्टूडेंट्स ने पहले के वीडियो नहीं देखे हों आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू बिफोर दिस वीडियो। और चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, राइट। एंड प्लीज़ ध्यान रखिए अपना, बिकॉज कोरोना का स्प्रेड बढ़ता जा रहा है। अगर आप घर से बाहर किसी भी रीज़न से निकल रहे हैं, सारे प्रिकॉशंस लीजिए जो जो बताए गए हैं। घर में आते ही पहले मास्क डिस्पोज ऑफ करना, हैंड वॉश एंड एवरीथिंग सब कुछ कीजिए, बिकॉज यू नो हॉस्पिटल जाने के बाद चीज़ें थोड़ी बिगड़ जाएंगी, राइट। सो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। चलो आ जाओ। एशिया इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फेयर, पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में समझाती जाऊंगी। एशिया कौन से हेमिस्फेयर यानी कि कौन से गोलार्ध में स्थित है। सो एशिया इज, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पर है, ईस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। थोड़ा सा पार्ट सदर्न हेमिस्फेयर में आता है और थोड़ा सा पार्ट वेस्टर्न हेमिस्फेयर में भी आता है, राइट। ये देखो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन था, तो ये है 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड और इससे थोड़ा सा आगे तक एशिया जाता है। सो 170 डिग्री वेस्ट, सही बताया गया है पहले वाले वीडियो में। हर बार गलती नहीं करती हूँ मैं, कभी कभी करती हूँ, ठीक है। सो कौन से हेमिस्फेयर में मेजरली लाई करता है, ईस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द इमेजिनरी लाइंस पास थ्रू एशिया, कौन सी काल्पनिक रेखा या इमेजिनरी लाइंस एशिया से पास होती हैं। तो 3 लाइंस हैं, पहले इन तीनों की बात हो चुकी है। सबसे पहली लाइन इज इक्वेटर और तीसरा जो सर्कल है या जो इमेजिनरी लाइन है जो यहाँ से पास होती है वो है आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त, ठीक है। तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त तीनों एशिया से पास होते हैं। सो अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, अगर हम एरिया की बात करें, साइज की बात करें, सो सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है एशिया की और सबसे छोटी कौन सी। अब देखो बड़ी में मैं बता दूं, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, पहले ही क्लियर करते चलते हैं। ऐसी कंट्री एशिया की जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल है यानी 2 कॉन्टिनेंट्स में घिरती है या डिवाइड होती है या बढ़ती है, उसकी अगर हम बात करें तो रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया, ठीक है। अगर जनरली पूछा जाए ना लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया, आंसर क्या होगा आपका, रशिया। बिना सोचे समझे बिल्कुल सही आंसर है, रशिया मार्क कीजिएगा, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए लार्जेस्ट कंट्री जो कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल नहीं है, सिर्फ एशिया में ही है, जो ओनली कंट्री वाला एंगल अगर आ जाए, शेयर्ड नहीं है, तो आंसर क्या होगा, चाइना होगा, ठीक है। अदरवाइज लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया इज रशिया, 1.30 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर किलोमीटर इसका पूरा एरिया है। 1.70 करोड़ समथिंग है, 40 लाख यूरोप वाले पार्ट में चला जाता है। सो 1.30 करोड़ एशिया वाले पार्ट में पड़ता है, ठीक है। और सबसे छोटी जो कंट्री है एरिया के हिसाब से वो है मालदीव्स। मालदीव्स ध्यान है इंडिया के साउथ वेस्ट में जो हमारा नेबरिंग है मालदीव्स, 300 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा एरिया है, छोटू सा है, राइट। सो रशिया इज द लार्जेस्ट एंड मालदीव्स इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर हम सिर्फ ऐसी कंट्री की बात करें जो सिर्फ एशिया में हो और किसी कॉन्टिनेंट में शेयर नहीं होती और फिर हम लार्जेस्ट पूछें तो चाइना होगा, 95 लाख समथिंग कुछ उसका एरिया जाता है, ठीक है, 95-97 लाख समथिंग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, ये तो पता ही होगा है ना, एशिया में भी और वर्ल्ड में भी। अच्छा, रशिया वर्ल्ड में भी सबसे बड़ी है एरिया वाइज, ठीक है। मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री एशिया और वर्ल्ड में कौन सी है, चाइना है और 143.93 करोड़ इसकी आबादी है। हम भी ज़्यादा पीछे नहीं है, ठीक है, 138 करोड़। चलो, विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन एशिया बाय एरिया। अब आते हैं सिटी पे, अभी तक हम कंट्री की बात कर रहे थे। सबसे बड़ी सिटी एरिया वाइज एशिया में कौन सी है, बीजिंग, ठीक है, चाइना, बीजिंग। सो 16,808 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया पड़ता है। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी बोले तो ये थी लार्जेस्ट बीजिंग। सबसे ज़्यादा घनी सबसे ज़्यादा आबादी वाली सिटी कौन सी है एशिया में भी वर्ल्ड में भी, राइट, तो वो है टोक्यो।
यहाँ कोई टोकता ही नहीं है कि इतनी आबादी क्यों फैला रखी है, टोकेंगे तो शायद आबादी कम हो जाए, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, मोस्ट पॉपुलेटेड इज टोक्यो एंड लार्जेस्ट सिटी बाय एरिया इज बीजिंग। इसकी पॉपुलेशन है 3.8 करोड़। चलो अब आते हैं लार्जेस्ट पेनिनसुला लोकेटेड इन इंडिया। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला एक ऐसा लैंडमास होता है जो एटलीस्ट तीन तरफ से, एटलीस्ट भी क्यों, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है। जैसे अरेबियन पेनिनसुला हमने पढ़ा था, इंडिया का जो सदर्न पेनिनसुला है तीन साइड से वाटर से घिरा हुआ है, ठीक है, पेनिनसुला। सो लार्जेस्ट पेनिनसुला एशिया में कहाँ लोकेटेड है? हमने पढ़ा था फिजिकल फीचर्स में, अरेबियन पेनिनसुला पढ़ा था। अरेबियन पेनिनसुला, येमेन, ओमान, यूएई वाला वो पूरा जो पार्ट था, मिडिल ईस्ट वाला हिस्सा, ओके। सो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका पूरा एरिया है। कंप्लीट कंट्रीज की बात करें जो अरेबियन पेनिनसुला में पड़ती हैं तो 7 कंट्रीज पूरी तरह से पड़ती हैं। कौन कौन सी है? येमेन, ओमान, यूएई, उसके बाद क्यों बाहर कट किया वो टेक्निक थोड़ा सा याद दिला रही हूँ, तो कुवैत, बहरीन, कतर, ओके। उसके अलावा सऊदी अरेबिया सेंटर में जो पूरा सबसे बड़ा कंट्री पड़ता है। और अगर आप थोड़ा थोड़ा पार्ट और कौन सी कंट्रीज का शामिल है तो 2 और कंट्रीज हैं, इराक और जॉर्डन। सो इस तरह से देखें तो 9 कंट्रीज इसमें आती हैं और कंप्लीटली 7 कंट्रीज आती हैं। सो ये है लार्जेस्ट पेनिनसुला इन एशिया। नेक्स्ट, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ एशिया कौन सा है? राइट, तो ये रहा साउथ ईस्ट आइलैंड वाला, साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट है। इसमें जो रेड रेड मार्क किया हुआ है ना, मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों आइलैंड्स का थोड़ा थोड़ा पार्ट लिए हुए एक आइलैंड है बोर्नियो। कौन सा आइलैंड है? बोर्नियो। यहाँ बोर्नियो हो गए, है ना। ये ऊपर वाला हिस्सा तो ये मलेशिया वाला आ जाता है, नीचे इंडोनेशियन आइलैंड्स हैं और यहीं पे ब्रूने भी था, याद है ना, ये माला थी, पढ़ाया था, ठीक है। सो बोर्नियो इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन एशिया। और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो बोर्नियो 3rd लार्जेस्ट आइलैंड है। सबसे बड़ा कौन सा है? पढ़ा चुके हैं जब ओशंस पढ़ा रही थी, ग्रीनलैंड, शाबाश। 2nd नंबर का है पापुआ न्यू गिनी। बताओ जल्दी से, पापुआ न्यू गिनी कहाँ है? आपको बाउंड्री बताई थी मैंने। यहाँ एशिया खत्म हो रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है पापुआ न्यू गिनी, राइट। एंड ये पड़ता है ओशिनिया के अंदर। दिस इज द 2nd लार्जेस्ट आइलैंड। और 3rd लार्जेस्ट कौन सा है? बोर्नियो। 7,43,330 स्क्वायर किलोमीटर इसका पूरा एरिया पड़ता है, ठीक है जी। चलिए, मैं ठीक है बहुत बोलती हूँ ना, मैं कभी अगर गलती से अपने वीडियोस वापस देखती हूँ तो मैं ठीक है सुन के परेशान हो जाती हूँ। चेंज करेंगे इसको, कोशिश करेंगे। चलो, सो हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेट्यू इन एशिया एंड द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में, एशिया में भी और पूरे दुनिया में सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा प्लेट्यू कौन सा है? आंसर इज द तिब्बतन प्लेट्यू, तिब्बत प्लेट्यू, तिब्बत के पठार जो हैं। और इनका एलिवेशन इतने ऊंचे हैं, एलिवेशन है इनका एवरेज 4,500 मीटर्स, ठीक है। हिल्स, अच्छी खासी पहाड़ियाँ जो हैं उनके जितना पड़ जाता है। ड्राइएस्ट प्लेस ऑन एशिया, सबसे सूखा इलाका या एरिया एशिया में कौन सा है? आंसर इज एडन, येमेन में एडन, ठीक है। जैसे डेन होती है ना, डेन गुफा के अंदर बारिश नहीं पड़ती, सूखी रहती है, इसी तरह से आप याद रख सकते हो। एडन येमेन में है, सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है। 45.7 mm बारिश होती है एवरेज रेनफॉल पूरे साल भर में। बहुत सूखा है भाई, ठीक है, नो ठीक है। आगे चलो, प्लेस विथ हाईएस्ट रेनफॉल इन एशिया एंड वर्ल्ड। अब ये तो था ड्राइएस्ट इन एशिया, अब हाईएस्ट रेनफॉल इन एशिया कहाँ होती है? और वो प्लेस न सिर्फ एशिया में, पूरे वर्ल्ड में भी हाईएस्ट रेनफॉल के लिए जाना जाता है, दैट इज मौसिनराम। ये बहुत फेमस हो चुका है अब तक, तो पहले चेरापूंजी हुआ करता था, फिर मौसिनराम हो गया, ठीक है। सो मौसिनराम कहाँ है? मेघालय में ही एक विलेज है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वेटेस्ट प्लेस या प्लेस विथ हाईएस्ट रेनफॉल कहते हैं। एवरेज एनुअल रेनफॉल इज 11,872 मीटर्स, राइट। कंपैरिजन देखो कहाँ, तो 45.7 मिलीमीटर और यहाँ पे 11,872 मिलीमीटर। अब मैंने सही बोला होगा, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट इज डीपेस्ट लेक इन एशिया एंड वर्ल्ड कहाँ है? एशिया की सबसे डीपेस्ट लेक और वही वर्ल्ड की भी सबसे डीपेस्ट लेक है, वो कौन सी है? आंसर इज बैकाल लेक, ठीक है, बैकाल लेक। सो आप इसमें बह गए ना तो इतने अंदर तक जाओगे कि ढूंढना मुश्किल है। बैकाल लेक, ऐसे ध्यान रखिएगा, साइबेरिया में पड़ती है। साइबेरिया इज अ रीजन इन रशिया, और ये हमने मैप इसलिए लगाया है क्योंकि बैकाल की आप पोजिशनिंग देख सकें। ये साइबेरिया चल रहा है पूरा, और ये रही बैकाल लेक, ठीक है, बैकाल या बैकल आप जो भी बोले। ये मॉस्को वाला पार्ट आ गया, सॉरी मंगोलिया, फंबल से परेशान हूँ एक तो मैं मेरे। ये मंगोलिया आ गया, ये चाइना आ गया, ये कजाकिस्तान वाला हिस्सा आ गया, ये पूरा
एशियन रशिया, हाँ, और उसमें ये साइबेरिया है और यहाँ पे बैकल नदी है, ठीक है। और ओब रिवर जब मैंने मार्क की थी ना लास्ट वाले फिजिकल फीचर्स वाले में, तो मैंने यहाँ से ओब मार्क कर दी थी। ओब यहाँ से नहीं जाएगी, दिस इज ओब, है ना, ये जा रही है ओब। और बाकी जो हमने रिवर्स मार्क की थी, 3 रिवर्स ना, ओब येनिसे एंड, ध्यान है, लेना मार्क की थी, इसमें लेबलिंग नहीं की हुई है, तो वो 3 नदियाँ यहाँ थी। ओब की मैंने लेबलिंग ये वाली कर दी थी, तो मैं करेक्शन आपको बता रही हूँ। चलिए एनीवेज, नहीं देखा है पिछला वीडियो तो समझ नहीं आएगा मैम ने अभी क्या कर दिया, देखा हुआ होगा तो आप रिलेट कर लोगे। चलो, अब बैकल लेक के बारे में एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट लेक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, नॉट जस्ट लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, साइज की बात नहीं की जा रही है, एरिया की बात नहीं की जा रही है, पानी कितना है इसके अंदर, अगर उस डायमेंशन में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पूछा जाए तो भी आंसर बैकल लेक है। जितना भी अर्थ का फ्रेश सरफेस वाटर है, जितना भी सतही पानी है फ्रेश वाटर, उसका 20% अकेले बैकल लेक के अंदर है, ठीक है। सो सबसे डीपेस्ट लेक है हर कैटेगरी में, और सबसे बड़ी वॉल्यूम के केस में है फ्रेश वाटर कैटेगरी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट एनक्लोज इनलैंड वाटर बॉडी ऑन अर्थ बाय एरिया। हर तरफ से जमीन से घिरी हुई इनलैंड वाटर बॉडी कौन सी है धरती के ऊपर? राइट आंसर इज कैस्पियन सी। फाइन, कैस्पियन सी कहाँ है आपने देखा हुआ है, जो ये वन ऑफ द वाटर बॉडीज है जो एशिया और यूरोप को डिमार्केट करने में हेल्प करती है। फाइन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैस्पियन सी से रिलेटेड आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सराउंड द कैस्पियन सी? कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसके आसपास पड़ती हैं? वैसे तो हमने जब मैप किया था आपको ये आंसर खुद आ जाना चाहिए, फिर भी एक रिवीजन हो जाएगा। सो वी हैव टेकन द मैप अगेन। देखो ये कैस्पियन सी है, एक तरफ पड़ रहा है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान टच नहीं करता है बाउंड्री, यहीं तक रह जाता है। ये तुर्कमेनिस्तान आ गया या टर्कमेनिस्तान, ओके, नीचे ईरान, फिर ये अजरबैजान, ठीक है, ये वाला पूरा जो हिस्सा है ये अजरबैजान का है, और ये रशिया। अब ये एशिया वाला रशिया नहीं है, ये यूरोप वाला रशिया है ना, क्योंकि एशिया ये जो कैस्पियन सी है इसके वेस्ट में यूरोप आ जाता है, तो ये यूरोपियन रशिया हो गया। एनीवेज रशिया तो रशिया ही है, आपको कंट्री पूछी है तो रशिया आप बताओगे। सो रशिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, ये 5 कंट्रीज हैं जो कैस्पियन सी के आसपास बॉर्डर करती हैं। और इनको याद करने के लिए आप चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो कि कैस्पियन सी के आसपास ना एक रैट दौड़ता रहता है उसकी बाउंड्री पे, एक रैट दौड़ता रहता है उसकी बाउंड्री पे। सो ईरान रन करता रहता है, तो वैसे तो नहीं ज़रूरत है टेक्निक की, सीधे हो सकता है ना, इतना तो हमने याद कर लिया है, फिर भी दे देते हैं। ईरान, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। और बस सीधे करोगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैप याद कराया है मैंने, मेहनत की है अपन सब ने उसको याद करने में, है ना। सो एनीवेज एक रैट कैस्पियन सी के बॉर्डर पे घूमता रहता है, इससे भी आप याद कर सकते हो गया ये। चलिए नेक्स्ट, डीपेस्ट हाइपरसेलाइन लेक इन द वर्ल्ड। डीपेस्ट हाइपरसेलाइन, सेलाइन होती है जिसमें खारा पानी है, हाइपरसेलाइन जिसमें बहुत ज़्यादा नमक की क्वांटिटी होती है, सैलिनिटी बहुत हाई होती है। तो डीपेस्ट हाइपरसेलाइन लेक कौन सी है दुनिया में? एंड द आंसर इज डेड सी। ओके, डेड सी 430 मीटर्स बिलो द सी लेवल है, इसलिए माइनस लगा दिया है, इसकी डेप्थ बता दी है। और इसकी सैलिनिटी देखिएगा 280 पार्ट्स पर 1000। ओके, जितनी भी अधिकतर सॉल्टी वाटर बॉडीज होती हैं उनको हम पीपीटी में मेजर करते हैं, पार्ट्स पर 1000 में। अदरवाइज जो सैलिनिटी होती है वो पीपीएम में मेजर की जाती है, पार्ट्स पर मिलियन में। तो 280 पार्ट्स पर 1000, ओशन वाटर से भी 8 to 9% हायर है ये सैलिनिटी। ओके, सो डेड सी डीपेस्ट हाइपरसेलाइन वाटर बॉडी या लेक, ओके, और कहाँ पड़ती है? जॉर्डन और इजराइल के ये बीच में, जो आपको ब्लू ब्लू वाटर्स दिख रहे हैं, दिस इज डेड सी, राइट। चलिए, लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, जब हम रिवर्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे तब हमने इसका मेंशन किया था, आई रियली होप आपको याद होगा। लॉन्गेस्ट रिवर इज इन एशिया इज यांगजे रिवर, यांगजे रिवर, जो हमने देखा भी था ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न पार्ट में जा रही थी, जो सेंट्रल चाइना के प्लेन्स वाला एरिया है वहाँ ये बहती है। सो यांगजे रिवर 6301 किलोमीटर लॉन्ग है, और पूरे दुनिया में अगर बात करें तो 3rd नंबर पे लंबी नदी है। सबसे पहली कौन सी है? नाइल, सेकंड कौन सी है? अमेजॉन, थर्ड कौन सी है? यांगजे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन एशिया में कौन सी है या कहाँ है? ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन।
सभ्यता है ना, कहाँ है, कौन सी है? इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट। और कहाँ पड़ेगी इंडस वैली? देखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पूरा वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वहीं पे था। इंडस वैली सिविलाइजेशन नदियों में भी पढ़ लिया था, एशिया में भी हमने बात की थी इसकी। सो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है और 3300 से 1300 BCE के बीच में ये इसका एग्जिस्टेंस था। लेकिन इसका जो मेच्योर पीरियड था, यानी जिस टाइम ये खूब पनपी है, मेच्योरिटी रही इसकी 2600 to 1900 BCE बिफोर क्राइस्ट एरा। और मोस्टली वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये देखने को मिली थी। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस नदी के आसपास रही है, सिंधु नदी के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री फिजिकली बॉर्डर्स ऑल अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज? सेंट्रल एशिया की कुछ कंट्रीज हमने पढ़ी थी, उसमें से कौन सी एक ऐसी कंट्री है जो बाकी सारी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है? ठीक है, आंसर इज उज्बेकिस्तान, है ना, उज्बेकिस्तान। सो ये रहा, ये घुस के आ रखा है बीच में, तो घुस से उज्बेकिस्तान, इस तो अलग सी बात है, क्यों ट्रिक चाहिए ना हर चीज़ के लिए, फालतू में हम देते रहते हैं। अब देखो उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर हो रहा है, किर्गिस्तान के साथ भी हो रहा है, ताजिकिस्तान के साथ भी हो रहा है, तुर्कमेनिस्तान के साथ भी हो रहा है ना। यही थी अपनी सेंट्रल एशिया की सारी कंट्रीज। फाइन, सो दिस इज इट। सेंट्रल एशिया में वैसे यही आता है, अफगानिस्तान नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो ये देखो अफगानिस्तान से भी बॉर्डर शेयर हो ही रही है। सो उज्बेकिस्तान इज दैट कंट्री जो सेंट्रल एशिया की बाकी सारी कंट्रीज के साथ में बॉर्डर शेयर करती है। विच कंट्री वॉज अर्लियर नोन एज फॉर्मोसा? ठीक है, फॉर्मोसा के नाम से पहले कौन सी कंट्री को जाना जाता था? आंसर इज ताइवान। ओके, समोसा तवे ववे पे हम बनाते हैं, ताई जी बना रही है, ऐसा कुछ क्यों देती हूँ मैं फालतू की ट्रिक्स। चलो आ जाओ, फॉर्मोसा किस कंट्री का नाम था पुराना? सो आंसर इज ताइवान। ताइवान इज छोटू चाइना, याद रहेगा, रिपब्लिक ऑफ चाइना। चलो, अमंग जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना एंड रशिया ऑल बॉर्डर द सी ऑफ जापान एक्सेप्ट। सी ऑफ जापान हमने पढ़ा था, जापान था, सी ऑफ जापान टुवर्ड्स द मेनलैंड थी। तो कौन कौन सी कंट्रीज उसको घेरे हुए हैं, वो पहले तो इन्होंने नाम सारे बता दिए, कौन सी घेरे हुए हैं कौन सी नहीं, वो नहीं। जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया, इनमें से कौन सी एक कंट्री है जो सी ऑफ जापान का बॉर्डर नहीं बनाती? ठीक है, यहाँ देख लो, ये रहा जापान, ये पूरा, ओके, ये रही सी ऑफ जापान या ईस्ट सी भी जिसे बोलते हैं, सी ऑफ जापान ही हमने पढ़ा है। सो ये रशिया, ये रहा पूरा नॉर्थ कोरिया, ये रहा साउथ कोरिया और ये जापान तो आ ही रहा है। कौन सी एक कंट्री बची जो बॉर्डर पे नहीं है इसके? चाइना। चाइना बॉर्डर एरिया पे नहीं आती है, यानी बाउंड्री नहीं बनाती है सी ऑफ जापान की। सो आंसर वुड बी, कहाँ है? चाइना, ये रही। ठीक है, सी ऑफ जापान की बाउंड्रीज चाइना नहीं बनाती है, बाकी चारों कंट्रीज बनाती हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। द सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, जहां एटॉमिक बम गिराया गया था, आर लोकेटेड ऑन विच आइलैंड्स ऑफ जापानीज आर्किपेलेगो? आर्किपेलेगो क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ये जो जापान है ये छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के, आइलैंड से मिलकर के पूरा आर्किपेलेगो बना हुआ है, जापानीज आर्किपेलेगो। इसमें हिरोशिमा और नागासाकी जो हैं ये कौन से आइलैंड्स के ऊपर हैं? ठीक है, सो आंसर इज होन्शु एंड क्यूशु आइलैंड। हिरोशिमा इज ऑन होन्शु आइलैंड, ये सबसे बड़ा आइलैंड भी है जापानीज आर्किपेलेगो का, होन्शु। ठीक है, हिरोशिमा होन्शु मिलता जुलता है, हो जाएगा। देन नागासाकी, ये रहा, ये पूरा डॉट 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 थोड़ा नीचे तक भी आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट है क्यूशु। ठीक है, सो नागासाकी क्यूशु, नागा नागा क्यों, हाँ क्यूशु, मैं आदत से मजबूर हूँ, मैं कुछ ना कुछ तो आपको बोलूँगी ही हिंट, ताकि कुछ तो जाएगा दिमाग में। चलो नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड दैट लाइज इन एशिया कौन सा है? सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म एशिया में जो पड़ता है वो कौन सा है, और वर्ल्ड में भी वो सबसे लंबा है? ओके, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, आंसर इज गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन। ओके, यूपी में पड़ता है गोरखपुर। सो गो है ना, गो, चलते ही चले जाओ, चलते ही चले जाओ, चलते ही चले जाओ, खत्म ही नहीं होता, बहुत लंबा है। कितना है भाई ये? 1366.33 मीटर्स लॉन्ग है और 2013 से सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म डिक्लेयर हो रखा है। अब यहाँ पे एक बात और बता देते हैं कि अभी तक तो यही है, ठीक है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन,
लेकिन एक और रेलवे स्टेशन पे काम चल रहा है और जैसे ही वो काम खत्म हो जाएगा दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वो बन जाएगा। कौन सा है वो? हुबाली रेलवे स्टेशन कर्नाटका में अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये 1366 मीटर समथिंग है ना, ये 1400 मीटर लॉन्ग होने वाला है। ठीक है, इस पे काम चल रहा है एंड आई थिंक अब पता नहीं कोरोना सिचुएशन में कब तक खत्म होगा, अदरवाइज ये बाय 2021 आ जाता एग्जिस्टेंस में। एनीवेज, तो अभी कौन सा है? गोरखपुर, ये याद रखना है, यूपी। हुबाली कर्नाटका आने वाले टाइम में होगा, पर आंसर में मत लिख देना, अभी गोरखपुर ही है। नेक्स्ट, वेयर इन एशिया इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे लाइन कंस्ट्रक्टेड? सबसे ऊंचाई पे रेलवे लाइन कहाँ बनाई गई है एशिया में, और वो दुनिया की भी सबसे ऊंची रेलवे लाइन है जो कंस्ट्रक्ट की गई हो। ठीक है, आंसर इज चाइना। कहाँ बनी है वो रेलवे लाइन? चाइना में बन रखी है। किस किस को कनेक्ट करती है? जीनिंग, गोलमुड और ल्हासा रीजन्स को कनेक्ट करती है वो रेलवे लाइन, और 4500 मीटर अबव सी लेवल, हाँ, जो तो तिब्बतन प्लेटू की एवरेज हाइट है, इतनी ऊंची पे वो बनी हुई है, और कनेक्ट करती है किन्घाई प्रोविंसेस ऑफ चाइना टू ल्हासा इन तिब्बत। चाइना और तिब्बत को बेसिकली वो कनेक्ट करती है, किन्घाई से ल्हासा तक जा रही है, फाइन प्रोविंसेस तक। चलिए, अब इसमें भी एक अपडेट दे देते हैं। सबसे ऊंची दुनिया की एक और आने वाले टाइम में जो रेलवे लाइन होगी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद, वो होगी बिलासपुर मनाली ले रेलवे लाइन। ठीक है, ये बन रही है, इंडिया हो जाएगा, अभी चाइना है, इंडिया हो जाएगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन अवेटेड है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये 5360 मीटर्स अबव सी लेवल कंस्ट्रक्ट हो रही है। विच स्ट्रेट सेपरेट सिंगापुर फ्रॉम मलेशिया पेनिनसुला? अब देखो, हमने ये देखा था, मलेशिया था माला जैसा स्ट्रक्चर, लेफ्ट पार्ट वाला, लेफ्ट साइड वाला जो मलेशिया था उसमें नीचे टिप पे सिंगापुर था। ठीक है, सो ये है सिंगापुर। सिंगापुर को मलेशिया से एक स्ट्रेट है जो कि सेपरेट करता है, उस स्ट्रेट का नाम क्या है? आंसर इज जाहोर स्ट्रेट। ठीक है, जोहोर भी दिखेगा आपको कई जगह, JOHORE, कई जगह जाहोर दिखेगा, सो दिस इज जाहोर स्ट्रेट, हियर इज दिस इज द स्ट्रेट। ठीक है, जाहोर स्ट्रेट। सो माला, मलेशिया, सिंगापुर और जाहोर। जौहरी, माला वाला का काम कौन करता है? जौहरी करता है, तो जौहरी से जाहोर कर सकते हो, नहीं तो सीधे कर लो। मैम थोड़ी खिसकी हुई है, हर चीज़ में ट्रिक दे देती है। चलो, द पामीर नॉट इन सेंट्रल एशिया इज फॉर्म बाय द जंक्शन ऑफ विच माउंटेन रेंजेस? पामीर नॉट के बारे में हमने पढ़ लिया था फिजिकल फीचर्स में। सो पामीर नॉट जो है, पामीर माउंटेन्स, वहाँ ऐसा लगता है कि बहुत सारी पहाड़ियाँ आके गुथ जाती है, आपस में गांठ बन जाती है। सो कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस वहाँ आके जंक्शन यानी मिलती हैं, जुड़ती हैं? आंसर इज, पढ़ चुके हैं, एक बार रिविजन हो जाएगा। त्यानशान नॉर्थ में जो थी, हिमालयाज, हिंदू कुश, काराकोरम और कुनलुन। ठीक है, सो हिमालय, काराकोरम, कुनलुन, त्यानशान, और इस तरफ आ जाती है वेस्ट साइड में हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस, ये 5 जुड़ती हैं पामीर नॉट पे। विच वाटर बॉडी सेपरेट्स एशिया फ्रॉम अफ्रीका कॉन्टिनेंट? बताओ, पढ़ चुके हो, दिख रहा है वैसे तो आंसर। एशिया को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कौन सी वाटर बॉडी डिवाइड करती है? रेड सी, फिर गल्फ ऑफ स्विस और स्विस केनाल, पढ़ा था। चलो, यही आंसर है। विच रिवर इज नोन एज ग्रीफ ऑफ चाइना? ग्रीफ अगर किसी भी नदी के साथ जुड़ा हुआ है मतलब वो बाढ़ लाती होगी। ठीक है, ग्रीफ ऑफ चाइना कौन सी नदी को कहते हैं? आंसर इज ह्वांगहे, येलो रिवर, राइट, एंड फ्लडिंग करती है इसलिए। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग रीजन्स इज कॉल्ड एज रस्ट बेल्ट ऑफ जापान? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पहले कभी बन रखा है, अब बनेगा या नहीं बनेगा कोई नहीं कह सकता। सो रस्ट बेल्ट ऑफ जापान कौन से रीजन को कहते हैं? आंसर इज शिकोकू आइलैंड, शिकोकू। अब ये हम पढ़ चुके हैं, देखो मैं इसीलिए आपको आइलैंड के लिए ना छोटी सी ट्रिक दे रही थी, क्योंकि आइलैंड में आप कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे बड़ा होन्शू आइलैंड था, ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसी में दिखा देते हैं। ठीक है, ये क्यूशू था, ये होन्शू आइलैंड हो गया, ये क्यूशू आइलैंड हो गया। अब ये जो आपको दिख रहा है थर्ड आइलैंड, राइट, ये जो आ गया ये थर्ड वाला आइलैंड जो हमने पहले मार्क किया, अभी ये है कौन सा आइलैंड? शिकोकू, शिकोकू। और इसको क्या कहा जाता है? रस्ट बेल्ट ऑफ जापान। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पे आयरन एंड स्टील एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज बहुत हुआ करती थी, लेकिन 20th सेंचुरी जैसे जैसे ख़त्म होने लगी, आयरन एंड स्टील वगैरह का काम यहाँ थोड़ा डिक्लाइन पे आ गया, और जब आयरन पुराना हो जाता है, लोहा पुराना हो जाता है, जंक लग जाती है, रस्ट लग जाती है, इसलिए इसको रस्ट बेल्ट ऑफ जापान कहा जाता है। ठीक है, सो ध्यान रहेगा, रस्ट बेल्ट ऑफ जापान। Iron and steel manufacturing belt was in great decline in the latter 20th century. 20th century का जो लास्ट वाले डेकेड्स जो थे उनमें यहाँ पे सब कुछ स्लो डाउन हो गया था काम, इसलिए इसको रस्ट बेल्ट ऑफ जापान कहा जाता है।
कौन सा ये, शिकोकू, शिकोकू, फाइन। चलिए, मगाओ केव्स ऑल्सो नोन एज केव्स ऑफ 1000 बुद्धास इज लोकेटेड इन विच कंट्रीज। केव्स ऑफ 1000 बुद्धास किन केव्स को कहा जाता है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। मगाओ केव्स का दूसरा नाम कैसे भी बन सकता है, और ये कहाँ है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। आंसर इज चाइना, ठीक है। मगाओ केव ऑफ 1000 बुद्धास, बहुत सारी स्टैचूज हैं बुद्धा की वहाँ पे, ठीक है। एंड कौन सी कंट्री में है, चाइना के अंदर है। नेक्स्ट, विच प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये भी आई थिंक जब हमने प्लेट्यू पढ़े थे शायद मैंने बताया होगा। रूफ ऑफ द वर्ल्ड कौन से प्लेट्यू को कहा जाता है, तिब्बतन प्लेट्यू को कहते हैं, क्योंकि बहुत ऊंचा है, आसपास भी ऊंची ऊंची माउंटेन रेंजेस हैं। ओके, सो छत ऊंची होती है ना, उस हिसाब से इसको कहा जाता है। विच कंट्री इज नोन एज कंट्री ऑफ वाइट एलिफेंट्स, बचपन में पढ़ते थे स्कूल टाइम में, है ना, कंट्री ऑफ वाइट एलिफेंट्स। आंसर इज थाईलैंड, थाईलैंड, राइट। थाली, हाँ थाली लाओ, वेट नहीं हो रहा। चलो, थ्रू विच कंट्री डज मेकोंग रिवर पास। मेकोंग रिवर हम पढ़ चुके हैं। मेकोंग रिवर साउथ ईस्ट चाइना वाला हिस्सा, जो इंडो चाइना वाला हिस्सा था, थोड़ा वहाँ से पास होती है। सो मेकोंग रिवर चाइना में से होकर के गुजरती है। अब हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। सबका आंसर ट्रू है, क्यों, क्योंकि हमें फैक्ट याद कराने आपको। द रिवर टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स फ्लो इनटू द पर्शियन गल्फ। टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स हमने देखा था सेंट्रल वेस्टर्न नहीं, सेंट्रल वाले पार्ट में, मेसोपोटामिया वाला जो हिस्सा था, ठीक है। सो पर्शियन गल्फ में जाकर के ये बहती हैं। सो सही आंसर है, दे लैंड अप इनटू पर्शियन गल्फ, फ्लो इनटू पर्शियन गल्फ, सेंट्रल एशिया में बहती हैं ये। ह्वांगहे रिवर और येलो रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड मदर ऑफ चाइना। कौन सी, किस नदी को मदर ऑफ चाइना भी कहा जाता है, येलो रिवर या ह्वांगहे रिवर को, सही है ये भी। प्लेट्यू ऑफ शैन एंड यूनान आर टुगेदर नोन एज प्लेट्यू ऑफ इंडो चाइना, पढ़ चुके हैं। प्लेट्यू ऑफ शैन और म्यांमार वाले हिस्से में, एंड प्लेट्यू ऑफ यूनान चाइना में, इन दोनों, ये दोनों कौन से प्लेट्यू कहलाते हैं, इंडो चाइना प्लेट्यू कहलाते हैं। अगेन इट इज द राइट आंसर। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है ना। I mean, I like the concept of crescent and triangle. Which of the countries are included under the golden triangle and golden crescent? ठीक है, एशिया के 2 मेन इलिसिट ओपियम प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं। एशिया में 2 इलीगल, इलिसिट मतलब अवैध, इलीगल है ना, जो लाइसेंस वगैरह के साथ में काम नहीं करते हैं। सो एक परमिटेड क्वांटिटी में काम नहीं करते हैं। ओपियम प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, अफीम पैदावार होती है और इसकी स्मगलिंग वगैरह की जाती है इलीगल तरीके से। सो कौन सी कंट्री, 2 ऐसे एरियाज में की जाती है एशिया में, एक को कहते हैं गोल्डन क्रिसेंट रीजन, एक को कहते हैं गोल्डन ट्राइंगल। ओके, सो कौन कौन सी कंट्रीज इन दोनों एरियाज में, रीजन्स में पड़ती हैं। गोल्डन ट्राइंगल, ये देखो ये बना हुआ है गोल्डन ट्राइंगल, यहाँ कौन सी कंट्रीज आती हैं, वैसे तो आपको खुद आंसर दे देना चाहिए। सो म्यांमार, ठीक है, लाओस एंड वियतनाम, ऑलराइट। सो यहाँ एक्स्ट्रा क्या लिखा हुआ है, थाईलैंड लिखा हुआ है। मेन जो 3 कंट्रीज मानी जाती हैं वो ये हैं, गोल्डन ट्राइंगल में म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम, ये 3 कंट्रीज आती हैं। एंड गोल्डन क्रिसेंट, ये देखो ये सेंट्रल एशिया वाला हिस्सा आ गया, यहाँ पे कौन सी कंट्रीज पड़ती हैं, अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान। तो यहाँ से शुरू हो जाओ इंडिया के पास से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान, ये 3 कंट्रीज यहाँ पड़ती हैं, और वहाँ पे म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम, ठीक है। सो विद दिस आई मीन बनने के बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप चाहो तो बन सकते हैं, बट देन वी डू नॉट वांट के यूं ही बस क्वेश्चंस बढ़ाने के लिए हम अथाह क्वेश्चन करते, बनाने को 200 क्वेश्चंस भी बन जाएंगे अगर हम एशिया में से पॉइंट निकाल के क्वेश्चंस बनाएं। बट देन व्हाट वी फेल्ड, इससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से आप तैयारी कर सकते हो, कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो कभी कभार पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड दिस इज इट। सो ये वीडियो यहीं हुआ खत्म, एशिया अभी के लिए तो यहीं हुआ खत्म। अब वर्ल्ड जीके या वर्ल्ड मैप सीरीज में अगला कॉन्टिनेंट हम उठाएंगे यूरोप, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, ओके, एंड टेक ऑल द प्रिकॉशंस एंड ऑफ कोर्स स्टे हैप्पी। बाय।